हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रतिमा पांडे है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी आज से। तो मैथ्स में जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, जो कि था समुच्चय। दूसरा चैप्टर है आपका संबंध एवं फलन। इंग्लिश में देखें तो रिलेशन एंड फंक्शंस। अच्छा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था जब कल मैंने क्लास ली थी और हम लोग ने बोल दिया था कि नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन हटा दिया गया कोर्स से। तो ये कोर्स से हटाया नहीं गया है, इसके कुछ पार्ट्स हटा दिए गए हैं, कुछ टेक्निकल पार्ट्स जो थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे उन्हें हटाया गया है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया है। तो कॉन्सेप्ट्स तो हमें पढ़ने ही हैं, तो इसलिए ट्रिगोनोमेट्री ने स्टार्ट करके हम पढ़ेंगे संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टर्म आता है वो आता है क्रमित युग्म। इंग्लिश में अगर बोलें तो इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए ये क्या है और इसका यूज क्यों है, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों। तो सबसे पहले क्योंकि चैप्टर का जो नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, तो थोड़ा सा कुछ रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में समझ लें। तो फंक्शन तो रिलेशन के बाद आता है, तो रिलेशन का थोड़ा सा एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो पर्सन है, कोई एक्स है और वाई है, तो इसको कह सकते हैं कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। तो क्या होगा कि ब्रदरहुड का रिलेशन एक्स और वाई में हो जाएगा, जिसमें एक्स ब्रदर है वाई का, तो वाई एक्स का भी ब्रदर हो सकता है, वाई एक्स की सिस्टर हो सकती है, दोनों की हो सकता है। लेकिन एक्स का जो है यहाँ पर, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई। या एक्स इज, अगर हम बोलें कि एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, तो अब एक्स यहाँ पर सिस्टर है। तो देख रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन है, दोनों के दोनों यहाँ पर ब्रदरहुड के रिलेशन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सिस्टरहुड के रिलेशन से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अगर लेना चाहें हम, तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लें तो अगर ऐसे बोल दें, जैसे एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं, तो बोल सकते हैं 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। तो इज स्क्वायर ऑफ, अगर हमने कोई रिलेशन ले लिया, इज स्क्वायर ऑफ मतलब वर्ग है, ठीक है। 4 2 का वर्ग है और हमारा जो रिलेशन हो गया वर्ग। तो अब ये जो रिलेशन, जो संबंध है, तो कहेंगे कि 4 और 2 के बीच में संबंध है और 4 2 से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 मतलब 4 2 का वर्ग है को, अगर इसी स्टेटमेंट को हम रिवर्स करना चाहें और अगर ये लिखें 2 4 का वर्ग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये अगर ये लाइन सही होती है तो ये लाइन गलत हो जाएगी। 4 2 का वर्ग है तो सही है, लेकिन 2 4 का तो वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर रिलेशन भी है, संबंध है, लेकिन यहाँ जो स्थान है दोनों का वो बहुत ही मायने रखता है। 4 2 का वर्ग है लेकिन 2 4 का वर्ग नहीं है, मतलब 4 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 16 4 का वर्ग है, लेकिन 4 16 का वर्ग नहीं है। तो अब जब हमारा स्थान बदलने से चीजें बदल जा रही हैं और स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस स्थान को कुछ नाम देना चाहिए। जब स्थान बदलने से, प्लेस चेंज करने से हमारी पूरी वैल्यू चेंज हो जा रही है, इसका मतलब प्लेस काफी मैटर करता है। तो उस प्लेस से रिलेटेड हम कोई कॉन्सेप्ट जनरेट करें, तो इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया और उसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर।
देखिए ये क्या होता है, ये ऐसा ही है जैसे अगर हमने बोला कि 4 2 का वर्ग है, ठीक है, 4 2 का वर्ग है, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। और हम अगर संबंध ले रहे हैं आर ले रहे हैं वर्ग का वर्ग, हमने लिया का वर्ग, तो अब इसका मतलब कि पहले 4 और अगर इसको इस तरह हमने लिख दिया कि ये जो 4 2 है इस संबंध में है, इसका मतलब कि 4 2 का वर्ग है, इसको पूरी तरीके से ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। 4 पहले है 2 बाद में है, तो ये जो है 4 एंड 2, ये 4 फर्स्ट प्लेस में आ गया हमारा, और 2 जो है सेकेंड प्लेस में आ गया। 4 पहला स्थान हो गया, 2 दूसरे स्थान पर आ गया। अब 4 2 अगर हमने लिखा है तो इसको 2 4 नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें। अगर हम बोलें कि ये दोनों बराबर हैं तो ऐसा नहीं होगा। तो वही जो कॉन्सेप्ट है इसी को कहते हैं क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर, जब किसी भी 2 एलिमेंट को एक क्रम से लिखते हैं। क्रमित युग्म मतलब क्रम, अगर हमने 5 6 लिखा है तो ये क्रम है, इसका मतलब कि कुछ इसका मतलब होता होगा। अगर हम उसके और भी एलिमेंट्स को देखें तो कुछ इसका डेफिनेशन होता होगा, कुछ परिभाषा होती होगी, उसकी वजह से 5 पहले और 6 बाद में लिखा गया है। 5 6 और 6 5 दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि अगर 2 नंबर को, 2 संख्याओं को क्रम से लिखा जाए, जिसमें से दोनों का जो स्थान है वो निश्चित हो और दोनों के स्थान को परिवर्तित करने से क्रम बदल जाए और उसका मान भी बदल जाए, तो उसको कहते हैं क्रमित युग्म। उसी को कहते हैं क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म प्राप्त कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ रखा है सेट्स पढ़ रखा है आपने, तो क्रमित युग्म सेट्स से प्राप्त होता है। तो वहां तक जाने से पहले थोड़ा सा कुछ अगर हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, या अब मान लिया कि एक जनरल लेते हैं A B, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, ठीक है। तो इसके 2 घटक होते हैं, A जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया या पहला घटक है, जो पहले प्लेस पे है वो पहला घटक है और ये दूसरा घटक है। तो मान लिया एक ऑर्डर्ड पेयर है हमारा AB और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है CD। पहला क्रमित युग्म AB है, दूसरा क्रमित युग्म CD है। तो अगर हम बोले कि यह क्रमित युग्म इसके बराबर है, ठीक है, यह क्रमित युग्म AB इज इक्वल टू CD, फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर पेयर, ऐसा कब बोल सकते हैं? तो उसके लिए 2 कंडीशन दिया गया है, ठीक है। हमने क्या बोला कि AB इक्वल टू CD, पहले AB क्रमित युग्म CD क्रमित युग्म के बराबर है। तो ऐसा तभी संभव है जब पहला कंडीशन क्या है कि पहला घटक बराबर हो, इसका क्या अर्थ है कि A बराबर C हो जाए। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा घटक भी बराबर हो। अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? B बराबर D हो जाए। अर्थात 2 ऑर्डर्ड पेयर, 2 क्रमित युग्मों को बराबर तभी कहा जाएगा जब पहला घटक पहले घटक के बराबर और दूसरा घटक
दूसरे घटक के बराबर हो जाए, a बराबर c और b बराबर d। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि बोला जाए क्वेश्चन में कि x प्लस 2y कॉमा y इज इक्वल टू 3 x। तो x और y का मान याद कीजिए। देखिए अब यहाँ पर कॉमा से ही दो घटक अलग होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉमा है, यहाँ पर दूसरा कॉमा है। तो यहाँ पे पहला घटक है हमारा x प्लस 2y और दूसरा घटक है y, और यहाँ पर पहला घटक है 3, दूसरा घटक है x, और साइन लग रखा है इक्वल टू का। तो बोला क्या गया कि दो क्रमित युग्म, अब एक क्रमित युग्म ये है और एक क्रमित युग्म ये है, तो दो क्रमित युग्म बराबर होंगे कब? जब पहला घटक, तो इसका पहला घटक ये पूरा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जहां तक कॉमा आता है वहां तक पहला घटक आएगा। तो ये पूरा x प्लस 2y, उसके बाद कॉमा लगा, मतलब ये पूरा पहला घटक है, और ये यहाँ पर पहला घटक है, तो पहला घटक बराबर हो, मतलब क्या, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड देखिए, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, दूसरा घटक, दूसरा है y और यहाँ पर है x, दूसरा घटक भी बराबर हो, तो y इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हो गया, यहाँ पर इक्वेशन 2 हो गया। अब y इज इक्वल्स टू x है, तो जहाँ x है वहाँ पे y रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। 2y प्लस y ये हो गया 3y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर आ गया y इज इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। सो वैल्यू आ गई हमारी y इज इक्वल्स टू 1, और क्योंकि y इज इक्वल्स टू x है तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर हमारा x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म जब दो नंबर्स को, या केवल नंबर ही नहीं, किन्हीं भी दो टर्म्स को एक क्रम से रखा जाए, किन्हीं भी दो टर्म्स को, अब वो नंबर हैं, वेरिएबल हैं, कुछ ऐसे भी हो सकता है, आम अमरूद, राम श्याम, नाम भी हो सकता है, ठीक है, L1 L2 D1 D2, तो एनीथिंग, जब किन्हीं भी दो टर्म्स को किसी क्रम में रखा जाए, तो किसी क्रम में रखा जाए तो उससे जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं क्रमित युग्म। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया, क्रमित युग्म में जो पहला घटक होता है, जो फर्स्ट प्लेस पे होता है, उसको पहला घटक कहते हैं, जो दूसरे प्लेस पे होता है उसको दूसरा घटक कहते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट ये बताया हमने। थर्ड हमने क्या बताया कि दो क्रमित युग्म बराबर कब होते हैं। तो दो क्रमित युग्म के बराबर होने का सीधा सा मतलब है कि पहला घटक इसके पहले घटक के बराबर हो, अर्थात a बराबर c हो, और दूसरा घटक इसके दूसरे घटक के बराबर हो, अर्थात b बराबर d हो। और इस हिसाब से आपका ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। तो आई होप ये क्रमित युग्म घटक, दो घटकों के समान होने का सारा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो जब हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया, क्रमिक युग्म पढ़ लिया, तो उसी से आगे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसको बोलते हैं कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, a की वैल्यू है a b, मान लिया a हमारा एक सेट है a b और b एक सेट है 1 2। तो अगर हम बोलें
कि ए और बी का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कार्तीय गुणनफल करना है। ए क्रॉस, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। तो इसका सीधा सा मतलब है, गुणनफल का ये मतलब नहीं है कि इसको ऐसे कर देंगे a इंटू 1 a इंटू 2, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि हम सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। कैसे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे? जिसमें फर्स्ट प्लेस ऑर्डर्ड पेयर का पहला घटक a का होगा और दूसरा घटक b का होगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। a क्रॉस b का मतलब है कि उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स, उन सभी क्रमित युग्मों का समूह जिसमें पहला घटक a का हो और दूसरा घटक b का हो। चलिए देख लेते हैं इसका कहने का क्या मतलब है। पहला घटक a का, तो a पहला घटक है, a बना लिया। दूसरा घटक b का, तो a के साथ 1 भी आ सकता है। अब a पहला ही घटक रहे लेकिन b का दूसरा घटक 2 हो जाए, तो a के साथ 2 भी आ सकता है। अब a के साथ और तो कोई ऑप्शन है नहीं, खत्म हो गया। फिर b, क्योंकि a का पहला घटक, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर हमें लिखने हैं, सभी क्रमित युग्म जिसमें पहला घटक a हो, तो a का हो, तो a का 2 एलिमेंट है। अब ये हो गया b के साथ ये b पहला घटक हो गया और ये हो गया b, 1, इस b का दूसरा घटक। फिर b, 2। तो क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स is called the collection of all the ordered pair in which first term is from A and second term is from B. A और B के कार्तीय गुणनफल वह समूह होता है जिसमें क्रमित युग्मों का वह समूह होता है जिसमें पहला घटक A से लिया जाता है और दूसरा घटक B से लिया जाता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे A हो गया हमारा, ABCD नहीं लेते हैं, XY लेते हैं। A ले रहे हैं X Y Z और B ले रहे हैं L M N। फिर से हमें A क्रॉस B निकालना है। A क्रॉस B का मतलब, क्योंकि A पहले है, इसका मतलब हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे जिसमें A के नंबर्स जो हैं, A के जो टर्म्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो पहले आएंगे। तो पहले आएंगे तो पहला ऑर्डर्ड पेयर, पहले x को लिख लिया, फर्स्ट टर्म x, और दूसरा, अब x के साथ x पहले नंबर पे हो तो दूसरे नंबर पे l भी आ सकता है, m भी आ सकता है, n भी आ सकता है। तो तीनों को बारी बारी से लिखेंगे, xl, xm, xn। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर बस xl लिख के भी छोड़ सकते हैं क्या, तो नहीं, क्योंकि आपके जो डेफिनेशन मैंने बोला है, फिर से ध्यान दीजिए कि a और b का कार्तीय गुणनफल वह होता है। तो कार्तीय गुणनफल का क्या मतलब है कि उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, सभी, यहाँ पर जो बोला जा रहा है, सभी जो बोल दिया जा रहा है, उस वजह से कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितनी पॉसिबिलिटी है सब ले लेना। उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें पहला घटक A से हो और दूसरा घटक B से हो। तो इसलिए X फर्स्ट प्लेस पे आ गया, सेकंड प्लेस पे L M N। फिर से हमने पहला प्लेस चेंज किया, ये किया Y के साथ फिर से L आएगा, M आएगा और N आएगा, YL, YM, YN। फिर ZX, ZL, ZM, ZN। ये हो गया A क्रॉस B। अगर हमने B क्रॉस A निकाला तो क्या हो जाएगा? तो फिर यही उल्टा हो जाएगा। वहां पे क्या बोलेंगे कि उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें पहला घटक B से हो और दूसरा घटक A से हो। तो इसको लिख लिया जाए, तो पहला घटक B से, मतलब पहले हमने ले लिया L। अब L के साथ X, Y, Z तीनों आएंगे, तो लिख दिया पहला LX, LY, LZ।
फिर एन एक्स एन वाई एन जेड। तो ये हो गया आपका दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद।